हम एक नहीं हैं। हिंदुओं में दिक्कत ये है कि वो एक नहीं है। महिलाएँ असहाय वस्तु हैं, वस्तु शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। उस उत्पादन एक वो उनको कहते हैं, वो उत्पादन करने की मशीन है जिन्ना चाहे दे दे जान, नहीं मिलेगा पाकिस्तान। ये सनातन धर्म नहीं, शैतान धर्म कर रहे थे। गो हत्या मुक्त भारत 370 और ये बाकी जो उनके कश्मीर और जो यही सब 370 और गाय और मंदिर, अब इस पे काम होना चाहिए कि आप निम्न जाति के हैं तो आप मंदिर में नहीं आ सकते। ये है विडंबना। विडंबना तब है जब आप कहते हैं कि तुम इस जन्म में अच्छा काम करो और अगले जन्म में, क्योंकि तुम्हारे अंदर कीड़ा है, क्योंकि तुम ये जो कहते हैं साफ करते हो, तुम टॉयलेट साफ करते हो, ये करते हो, ये तक उन्होंने लिखा। तो ये एक अजीब सा, माने आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप उसके प्रवक्ता हों और आप पूरी एक बड़ी हिंदू धर्म के, हिंदू समाज के एक बड़े इसको बाहर कर रहे हैं। किताबें हैं तो कि हम सबसे ये होती है, हम मर जाएंगे, किताबें रहती हैं। ये 25-26 साल का आदमी जो कुछ छपा भी नहीं है अभी तक, वो पूरी हिंदी साहित्य की तहस नहस कर देते, वो सबको गाली देते, एक दो को छोड़कर। बोले महादेवी वर्मा ठीक है, मैत्री शरण ठीक है, सियाराम शरण ठीक है, और निराला निराला कहते हैं कि निराला के बारे में क्या बात करें, वो आदमी तो मर चुका। एक दिन मैं राह के किनारे मरा पड़ा पाया जाऊंगा, तब मुड़ मुड़ कर साधिकार लोग पूछेंगे, हमें पहले क्यों नहीं बताया गया कि इसमें जान है। पर तब तक देर हो चुकी होगी, तब मैं हंस न सकूंगा। इस बात को लेकर मुझे आज हंसना चाहिए। अज्ञेय की यह कविता है, मुझे आज हंसना चाहिए। यह कार्यक्रम है बातें मुलाकातें। आप हैं साहित्य तक पर, मैं हूं जयप्रकाश पांडे और अतिथि के रूप में आज मेरे साथ मौजूद हैं अक्षय मुकुल जी। अक्षय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय जी जाने माने पत्रकार और उससे बड़े लेखक। पत्रकार के रूप में आपकी जो व्याप्ति थी, उससे ज़्यादा पहचान आपको बतौर लेखक मिली है। और देश में साहित्य, संस्कृति और सांस्कृतिक इतिहास को लेकर जो बड़े काम हुए हैं, उनमें आपका काम शुमार होता है। मैंने जिस पुस्तक से यह पंक्ति पढ़ी थी, वह है राइटर रिबेल, सोल्जर लवर, द मेनी लाइफ्स ऑफ अज्ञेय। अक्षय मुकुल जी की यह किताब काफ़ी चर्चा में हुई, जिसका प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस ने किया है। लेकिन इससे पहले एक किताब आई थी, और उस किताब का मैं पहले जिक्र कर दूं, फिर बताऊं कि उस किताब के साथ क्या हुआ था। गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया और रेयर ट्रेजर ट्रॉप, ये अरुंधति राय का कहना है। यह किताब जब आई गीता प्रेस पर, कि उसने हिंदू भारत के निर्माण में किस तरह की भूमिका अदा की, तो जैसा कि सामान्य तौर पर होता है, आप अगर कोई बड़ा काम करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें इतिहास की परतें उधड़ रही हों, तो बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी आलोचनाएं, बहुत सारे आक्रमण होने शुरू हो जाते हैं। तो अक्षय मुकुल जी, सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से करते हैं जी। कि एक पत्रकार की रुझान एक लेखक के रूप में क्यों, कैसे और कब हम्म, वो कहते हैं ना कि पत्रकार जो होता है वो इतिहास का पहला ड्राफ्ट लिखता है। हुई? जी। पत्रकारों के बारे में अक्सर कहा जाता है कि द फर्स्ट ड्राफ्ट इज रिटन बाय जर्नलिस्ट। तो एक मैं पत्रकार तो था, लेकिन मुझे पढ़ने लिखने का शौक है काफ़ी, और ये था कि, और एक, अगर एक स्तर पे कहें तो कहीं ना कहीं मैं, काफ़ी साल हो गए थे पत्रकारिता को, 20 साल से ज़्यादा। और एक, आप एक फ्रस्ट्रेशन कह लें, एक उबाई कह लें, जो एक होता है लोगों में कि यार अब कुछ नया करना चाहिए। तो उससे मैं धीरे धीरे हुआ कि मुझे ये लिखना चाहिए कोई पुस्तक।
फिर आई कि पुस्तक किस पे लिखनी चाहिए। तो अगर आप बिहार और उत्तर प्रदेश या हिंदी प्रदेश कहीं पे रहें तो गीता प्रेस आपके जीवन का अभिन्न अंग है। घर में कोई ना कोई पढ़ रहा होता है, घर में आपके यहाँ जो भी रामायण महाभारत गीता हो वो आपको गीता प्रेस की ही मिलेगी। कल्याण अक्सर मैं देखा हूँ बहुत घरों में रहता है, लोग नहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन मैंने भी, हमारे घर में भी मेरे दादाजी वगैरह पढ़ते थे और इस तरह से एक आदमी उससे वाकिफ तो था। लेकिन और गीता प्रेस के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां भी थी। जैसे किसी से भी मैं पूछता था तो लोग कहते थे अरे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के परिवार ने किया है, उनका है और उन्होंने सब कुछ दान कर दिया इसके लिए। तो मैं फिर, और मुझे एक इसके अलावा मुझे एक इसको कहते हैं ना पब्लिशिंग का, एक प्रिंट के इतिहास में बहुत रुचि रही हमेशा से कि ये कैसे आया, कैसे, और जो अंग्रेज़ों के आने के बाद जो डिक्शनरी वो जो फोर्ट विलियम कॉलेज में हो रहा था, तरह-तरह की डिक्शनरियाँ बन रही थी। हिंदी में अगर आप हिंदी साहित्य में देखें तो एक से एक पत्रिका आई 1920 के दशक में, जो बहुत कमाल की पत्रिकाएँ थी। तो मुझे गीता प्रेस के बारे में मुझे लगा कि ये है क्या? मतलब ये किसी परिवार का है। मारवाड़ियों के बारे में कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें, मतलब जिसको चैरिटी वर्क करते हैं वो करते हैं, तो शायद वहाँ, क्योंकि अगर आप देखें, और मेरा एक ये थ्योरी रहा है कि अगर मारवाड़ी नहीं होते तो हिंदी साहित्य के लिए बहुत जिसको दुर्भाग्य की बात होती, क्योंकि अगर आप शुरू के दशक के बहुत पत्रिकाएं देखें तो मारवाड़ियों ने उसको चलाया, वो कलकत्ता से हो, इलाहाबाद से हो, कहीं से भी हो। तो मैं फिर इसमें जब ज़्यादा मतलब होता है इसमें शोध करने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, कहानी कुछ और है। और मैंने जो प्रिंट पे जिन्होंने बहुत बड़े-बड़े काम किए, फ्रांसिस्को ओरसिनी हुई या जो क्या नाम था उनका, नाम अब उनका नाम भूल रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत हिंदू धर्म पे काम किया और उनको काफ़ी यहाँ पे उन्होंने अब वो वेंडी डॉनिगर वगैरह सबसे मैंने पूछा कि आप लोगों ने गीता प्रेस पे क्यों काम नहीं किया? गीता प्रेस तो इतना प्रोमिनेंट है हिंदी। तो सबने अपने अपने वजह बताई, किसी ने कहा हम धर्म से रिलेटेड पब्लिशिंग पे काम नहीं कर रहे थे। और फ्रांसिस्का की एक कमाल की किताब है हिंदू पब्लिक स्फेयर पे, बहुत हिंदी पब्लिक स्फेयर पे सबको पढ़नी चाहिए, वो ट्रांसलेटेड भी है राजकमल से। तो फिर मैं इसमें गया, एक जर्मन स्कॉलर है मोनिका हॉट्समैन, उन्होंने काम किया था, एक दो काफ़ी बड़े एकेडमिक केसेस लिखे थे और बहुत कमाल केसेस थे। तो इस तरह से मैं गया और फिर धीरे 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 लगा कि संसार ही कुछ और है, हमें बताया कुछ और गया था ये संसार। और उनके मतलब उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है धर्म को प्रचार करने में, आम घरों में पहुंचाने में। तो इस तरीके से मुझे लगा कि इस पे काम नहीं हुआ है तो इस पे करना चाहिए। अक्षय जी, जब हम गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया जब पढ़ते हैं, जी। ये हिंदू इंडिया से आपका आशय क्या है? और दूसरा ये है कि अगर वो हिंदू राष्ट्र निर्माण की जो भावना अगर गीता प्रेस या उसके समर्थकों में या उसके प्रकाशकों में या उसके मालिकों में, जो लोग उसको संचालित कर रहे थे, संचालकों में थी, हम्म। तो उसमें बुराई क्या थी? मैं ये जानना चाहता हूँ। बुराई की बात देखिए, दो चीजें, एक तो है हिंदू धर्म और एक है हिंदुत्व की बात। तो रही जहाँ तक हिंदू धर्म की बात, तो गीता प्रेस पहले साल से 1923 में गीता के अनुवाद छपने शुरू होते हैं, 1926 में कल्याण आता है जो इनका सबसे बड़ा वाहन है। और अभी तक चल रहा है वो और चलेगा ही। तो अगर आप कल्याण का पहला अंक देखें अगस्त 1926 का, जिसमें और पोदार जी का संपादक के देखें, तो वो सनातन धर्म की ओर लेकर जा रहे हैं। वो कहते हैं कि भारत का उद्धार, देश का उद्धार तभी होगा जब हम वापस अपने सनातनी जड़ों पे चले जाएं, क्योंकि हम सनातन थे तो ठीक थे, उसके बाद एक लंबा अरसा था मुसलमानों के रूल का, और उसके बाद अंग्रेजों का, जो आप क्रिश्चियन रूल कह सकते हैं। तो हमारा उद्धार उसी में है कि हम उसमें चले जाएं। और जब वो उसमें जाने की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं एक रूढ़िवादी तंत्र खड़ा, मतलब जो था पहले से, वो कहते हैं और उसमें होता है कि आप उपवास कब करेंगे, खाएंगे कब, पिएंगे कब, वो भी ठीक है।
वो भी ठीक है, क्योंकि भारत में हमेशा से चलता रहा है वो, अभी भी है। लोग उपवास करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लोग अपने अपने हिसाब से जिसको जो रुचि हो करते हैं। और कल्याण कहता है कि हम भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का मासिक हैं। अगर आप कल्याण उठाएं कोई भी, तो आप उसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का मासिक। राजनीति से कोई मतलब नहीं। लेकिन 1926 के पहले अंक के संपादक में, जिसको मैं टेम्पलेट मानता हूं, और वो कमाल का संपादक की है। 1.5 पन्ने का है वो संपादक की, और 2 पन्ने का। और वो जो एक उन्होंने जो एक टेम्पलेट खड़ा किया, उससे आज तक गीता प्रेस कभी हिली भी नहीं। अब वो क्या है? अब वो एक चीज जो पोदार जी को बहुत, मतलब इसको कहते हैं कि वो परेशान कर रहा है, वो ये है कि अ, हम एक नहीं है। हिंदुओं में दिक्कत ये है कि वो एक नहीं है। इतने धर्म, संप्रदाय, अलग अलग जातियां। सोच, जातियां, ये वो। तो सबसे पहला जो जरूरत है वो है कि एकजुट, संघ बल की आवश्यकता है, संघ बल का। और वो कहते हैं कि और अब दूसरे धर्म को देखो, और इस्लाम की तरफ इशारा करते हैं कि इस्लाम किस तरह से। तो जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का मासिक है, वो पहले ही संपादक में अपनी राजनीतिक वो दिखला रहा है कि वो कहाँ, मतलब उनको उनकी एक राजनीतिक सोच भी है, क्योंकि धर्म बगैर राजनीति के और राजनीति के बगैर धर्म, क्योंकि सबका मतलब वो जिसको आवाजाही और एक रिश्ता तो है ही। फिर वो कहते हैं कि 3-4 मुद्दे खड़े करते हैं। महिलाओं का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा वो करते हैं कि महिलाएं असहाय वस्तु हैं। वस्तु है, वस्तु शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। उत्पादन, एक वो उनको कहते हैं, वो उत्पादन करने की मशीन है बेसिक। और गाय का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, और एक रूढ़िवादी ये, और राजनीति, ये सब मिलके वो शुरू होता है। तो आप देखें, और वो पॉपुलर डे वन से पॉपुलर हो जाता है। एक तो मारवाड़ियों का जो पूरे भारत में नेटवर्क है, वो उसको खरीद रहे हैं, बांट रहे हैं, बेच रहे हैं। तो आप अगर पहले के अंकों में देखें तो तिनसुकिया में बिक रहा है, जोरहाट में बिक रहा है, जहाँ पे, क्योंकि और अगर आप देखें कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कौन खरीद रहा है, तो मारवाड़ी व्यवसायी लोग हैं। अच्छी बात है। जो इसको कहते हैं कि वो अपना सही रंग रूप 1932 के आसपास, जब मंदिर प्रवेश को लेकर जब झगड़ा शुरू होता है, मंदिर प्रवेश को लेकर, तब पोद्दार जी जो गांधी के बहुत ही करीब थे, गांधी उनको बहुत चाहते थे। गांधी ने एक निर्देश दे रखा था कि किसी को भी रोको मुझसे मिलने के लिए, पोद्दार को मत रोको। ये इतनी आत्मीयता थी। और वहां से उनकी लड़ाई शुरू होती है। वहां फिर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कहीं विचरण करने चला जाता है। जब पोद्दार जी कहते हैं कि अरे आप सहभोजन और मंदिर प्रवेश के लिए आप क्यों, अब पहले तो आप अब रहनुमाई कर रहे हैं, पहले आपने क्या किया था, पहले तो आप नहीं करते थे। तो गांधी की जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि वो तो कहते हैं कि वो हमेशा इवॉल्व हो रहे हैं। तो हाँ, मैंने कहा था, लेकिन अब मैं अपना मेरे विचार बदल गए। और मैं तो वहां से इनके रिश्ते खराब होने शुरू होते हैं। और 40 के दशक में जब विभाजन और जो फ्रीडम और ये सब मूवमेंट के, तब तक बहुत ही खराब हो जाता है। और कल्याण पूरी तरीके से जिन्ना चाहे दे दे जान, नहीं मिलेगा पाकिस्तान, और वो पूरा कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म का फेज है वो, और उसमें वो दबा के भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से परे। उसके बाद भी 47 के बाद भी, जब जब जिसको मैं कहता हूँ ऑल फ्लैश पॉइंट्स ऑफ हिस्ट्री में, 32, 40 का दशक, हिंदू कोड बिल, मंदिर, बाबरी मस्जिद, वो सब मुद्दों पे कल्याण एक राजनीतिक रूप ले लेता है। और वो लोगों में पॉपुलर इसलिए है क्योंकि आरएसएस का अगर आप देखो, पांचजन्य तो है, लेकिन पांचजन्य हर घर में आपको नहीं मिलेगा। कल्याण हर हिंदू घर में मिल सकता है आपको, हिंदी प्रदेश में खास के। और ये इनको दाद देनी पड़ेगी। 32-30 के दशक में गीता प्रेस सबसे पहला पब्लिशिंग हाउस था जिन्होंने सोचा कि जो विदेश में रह रहे हैं हिंदू, उनका क्या हुआ। उन्होंने अंग्रेजी में कल्याण कल्पतरु शुरू किया, जो अभी भी चल रहा है। तो उनके सोच में अब उनको मानना पड़ेगा, पब्लिशिंग हाउस में उस तरह की सोच, और पोद्दार जी जैसा संपादक जो प्रेमचंद को भी परसुएड कर दे कि आप लिखिए, निराला को भी कर दे,
तो कमाल के थे कि सब तरह के लोगों से लिखवा रहे थे। तो इसलिए उसमें दिक्कत नहीं है जो आप कह रहे हैं ना कि हिंदू, वो है कि हम भक्ति ज्ञान और इसको कहीं न कहीं डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि ये सिर्फ़ एक मासिक नहीं है कल्याण। और इनके पब्लिक अगर आप देखें मार्क्सवाद और रामराज्य, आप कभी पढ़िएगा, वो जो उन्होंने करपत्री महाराज ने गीता प्रेस ने छापा। और महिलाओं का जहाँ तक यहाँ हमारी जो ऐसी प्रोडक्शन कर रही हैं, इनको अगर मैं पढ़ा दूं, नारी स्त्री धर्म प्रश्नोत्तरी 1926 का छपा हुआ, तो उसके बाद वो अब फिर मैं उनसे व्यू पूछूंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। 1926 में छपा हुआ स्त्री धर्म प्रश्नोत्तरी 2024 में भी अगर बिक रहा है, तो ये किस दुनिया और किस दुनिया की बात हो रही है। मैं कहता हूँ किसी को भी जो अगर बहुत दक्षिणपंथी हो ना महिला, उसको भी आप पढ़ा दें कि किस तरह से एक महिला को जीवन व्यतीत करनी चाहिए, तो वो मतलब उसका रिएक्शन फिर मैंने आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होगा। मेरा सवाल ये है कि एक तरफ वो सनातन की बात कह रहे थे और करना चाहते थे कि हिंदू धर्म को जोड़ो, जी। सारे लोग एक हों। दूसरी तरफ जिस तरह का वर्ग विभाजन या जातीय विभाजन हो रहा था कि मंदिरों में प्रवेश का मसला हो वहाँ पे गांधी जी से, या अछूतोद्वार का मसला हो वहाँ पे गांधी जी से। किताब में आपने डॉक्टर अंबेडकर का बहुत जिक्र किया कि उनकी तो मतलब पहले दिन से आखिरी दिन तक कभी भी कल्याण ने डॉक्टर अंबेडकर को उनके विचारों के लिए माफ नहीं किया, अगर मैं सही एकदम शब्द कह रहा सही हूँ कह तो। रहे हैं आप। एक तरफ तो वो भावना है, दूसरी तरफ महिलाओं को भी जिस तरह की मैं पढ़ रहा था कि मतलब यहाँ तक कि जो मारवाड़ी महिलाएं हैं उनमें भी वो विचलन देख रहे थे। और उनका ये था कि जो आधुनिकाएं हैं, प्रेमचंद से भी उनकी नाराजगी उन्हीं बिंदुओं को जी लेके जी थी। जी। तो स्त्री केवल घर में रहे, पति चला जाए तो किसी की छाया ना पड़े। जो बाद के दिनों में मैं स्वामी नारायण संप्रदाय पर उनके वक्तव्य को पढ़ रहा था, हाँ तो मैं पाया कि वहाँ भी ये चीज़ें हाँ हाँ, ये सब जगह। उस और ये भी मैं कह दूं कि अगर आप देखें रूढ़िवादी इस्लाम में भी ये हो रहा था। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि अरे आप इसकी लिख रहे हैं बाकी का क्यों। तो मैंने कहा मैं गीता प्रेस पे लिख रहा हूँ, कोई लिखे इस्लाम की रूढ़िवादिता पे भी लिखे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस्लाम में बहुत बढ़िया हो रहा था और क्रिश्चियन में रूढ़िवादिता नहीं है, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ हुआ और ये है और ये चल रहा है। और ये जो प्रकाशन है ये अभी भी बिक रहे हैं। नारी अंक छोड़िए 1926 का, नारी अंक है 46 का, 46 या 48 का। वो अगर मैं किसी महिला को पढ़ा दूं आज के उम्र की, या जो 30 में, जो 30 की हो 40 की हो, तो कत्ल कर देंगी वो। क्योंकि जो जो बातें कह रहे हैं वो महिलाओं को क्या करना चाहिए। अक्षय जी, एक बात के लिए मैंने कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी, जब ये किताब आई थी और हिंदी में भी छप के आई, हिंदी में सेतु प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया। तो कुछ लोगों की आलोचना ये थी कि अक्षय मुकुल जी ने सरसरी तौर पर शोध किया है। ऐसा नहीं है कि गांधी से हनुमान प्रसाद पोद्दार की बहुत नाराजगी थी, यहाँ तक कि गांधी के निधन के बाद, जिसको आपने हत्या कहा है, उन्होंने अलग से कुछ अंक, विशेषांक प्रकाशित किया था जिसका आपने उल्लेख नहीं किया है। हाँ हाँ, मैं उस पे आऊंगा। अच्छा कि आपने पूछा, उसको मैंने उसका डिस्प्यूट, उसके बारे में मैंने, मुझे पता है किसने लिखा था ये। मैं इन लोगों के नाम नहीं लेना चाहता किसी प्रोग्राम में, आपको ही पता है इसलिए आप पूछ रहे हैं, मैं बता दूं। पहली बात, और उसके बारे में मैंने एक बड़ा लंबा, जब उन्होंने अपने कॉलम में लिखा था 2 साल पहले, पिछले साल, उसके बाद मैंने फिर लिखा, उन्होंने छापने से ही मना कर दिया था जागरण अखबार ने। फिर मैंने वायर में लिखा। देखिए, गांधी की हत्या हुई जनवरी के अंत में, तो फरवरी के अंक में आने का तो कोई भी नहीं छाप सकता था। कोई भी जो किसी भी पत्रिका को अगर 5 फरवरी और 1 फरवरी को मार्केट में आना, वो नहीं कर सकता। और ये हम बात कर रहे हैं 1948 की। टेक्नोलॉजी नहीं था, इस तरह नहीं थी कि रोक दो, स्टॉप प्रेस या चिपका दो। तो जो जनवरी का अंक जो होता है कल्याण का, वो वार्षिकांक होता है। वो कम से कम 1000 पन्ने का होता है, वो अपने आप में एक पुस्तक होती है वो। और वो नारी अंक का पुस्तक था। उस साल 48 का जो वार्षिकांक था वो नारी अंक था। तो
लोगों ने कहा कि उन्होंने चिपकाए थे। ठीक है, आपने चिपकाए थे, मैं डिस्प्यूट नहीं। जो गीता प्रेस की लाइब्रेरी में वो अंक नहीं था, गीता वाटिका जहाँ पोद्दार जी ने पूरी जिंदगी गुजारी वहाँ नहीं था। मेरे पास फर्स्ट ईयर का इशू, जो पहला जो फर्स्ट उस साल जो छपा था, ये नहीं कि बाद के रिप्रिंट भी नहीं, उसमें नहीं था। अगर गांधी आपको इतने प्यारे थे, मान लेता हूं मैं आपकी बात, और आपने चिपकाया भी, उसको भी मैं डिस्प्यूट नहीं करता क्योंकि वो लोग दिखलाते हैं वो चिपकाया हुआ। ठीक है, तो फिर 1948 से लेकर 2024 तक हर साल हजारों प्रतियां नारी अंक की छपती है। तो ऐसा क्यों हुआ कि वही कुछ में चिपके उसके बाद रिप्रिंट में क्यों नहीं आया वो? पिछले साल तक के नारी अंक में, उस टाइम तो चलिए आपके पास वक्त नहीं था, उस पर तो कोई आपको दोष नहीं देगा कि 30 तारीख को किसी की हत्या हुई है गांधी की, और उसके बाद कैसे आप कर सकते थे? तो अब तक के रिप्रिंट में कहीं क्यों नहीं आता है? फिर मार्च के इशू में कल्याण के गांधी पे कोई जिक्र क्यों नहीं है? अप्रैल में जाकर क्या है, गांधी के विचार और उसमें पोद्दार जी के जो अपने कुछ वो हैं, वो उन लोगों ने गीता प्रेस के पोद्दार के खुद के कागज नहीं खंगाले। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा उसमें। पोद्दार जी को वहां के डीएम कह रहे हैं आप मत आइए। वो बिरला के पेपर्स में है कि जब इन हजारों लोगों को संदेह के बिना पे, मैं ये कह रहा हूं संदेह के बिना पे, गांधी की हत्या के बाद अरेस्ट किया गया, तो पोद्दार और इनको भी, हनुमान जयदयाल गोयनका को भी किया गया। और वो लिखते हैं बद्रीदास गोयनका, जो सर बद्रीदास गोयनका जो आरपीजी ग्रुप के जो ओरिजिनल मालिक थे, बिरला के बड़े अच्छे संबंध थे नेहरू और कांग्रेस से कि इनको छुड़वा दीजिए। और बिरला लिखते हैं कि ये सनातन धर्म नहीं शैतान धर्म कर रहे थे। बिरला की चिट्ठी है, मेधा कुदसिया की कमाल की बायोग्राफी है घनश्याम दास बिरला की, उसमें आप पढ़िए। तो बात एक चीज को एक पन्ना चिपका हुआ है नहीं है, आपको पूरे एक कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है। गांधी प्रेम जो है आपका, गांधी प्रेम मार्च में नहीं दिख रहा, तो आपने कुछ में चिपकाया और आप उसी को लेके कर रहे हैं। रिप्रिंट में क्यों नहीं? चलिए हम लोग 2024 में बात कर रहे हैं। एक सवाल मेरा है कि जिस द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया की बात आप जी, कह रहे जी। हैं, क्या गीता प्रेस अपने लक्ष्य तक पहुंच सका? क्या भारत आज हिंदू भारत है? ये बहुत 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 बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। जब 2014 में जब सरकार बनी, तो ऐसा है कि मैं कल्याण का अभी तक मेरा सब्सक्रिप्शन चल ही रहा है, तो हर महीने आता ही है, तो मैं पन्ना पलट भी लेता हूँ उसका, देखता हूँ क्या हुआ है क्या। तो 2024 में चुनाव जीतने के बाद, और उसके तुरंत बाद अगर आपको याद होगा जो फिर प्रदेशों में चुनाव हुए, महाराष्ट्र वगैरह में सरकार आई, तो कल्याण ने लिखा कि अब जो है पहली बार भारत में स्वतंत्रता के बाद एक पूरा हिंदू सरकार आई। तो अब जो हमारा एजेंडा है, गो हत्या मुक्त भारत, 370, और ये बाकी जो उनके कश्मीर और जो यही सब 370 और गाय और मंदिर, अब इस पे काम होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो ये उनके हिसाब से, और बहुत सारी चीजें वो चाहते थे वो हुई है। 370 जो है धारा 370 चली गई, मंदिर बन गया। गो हत्या की जहां तक बात है, गो हत्या रुका या नहीं रुका मुझे नहीं पता, लेकिन गो हत्या के नाम पे एक पूरा प्रपंच तो रचा ही गया है, जो लोग अब किसी को किसी सस्पिशन में मार रहे हैं। एक एक माहौल तो गो हत्या को रोकने का बना ही हुआ है। और मतलब वो काफी एक, जिसको कहते हैं वो, काफी विभत्स रूप ले चुका है कि किसी को किसी के सस्पिशन में आप मार दें, आधे टाइम आपके बीफ एक्सपोर्टर हिंदू हैं, उनसे आप चंदा भी ले लें इलेक्शन का, जो आपने वो जो वो ले रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड। तो तो काफी हद तक वो हो चुका है। और एक वो भी लार्जर चीज ये है कि हमारी सरकार है। हम 10 चीजों में 4 चीज ही करें, लेकिन है तो हमारी सरकार। तो उस हिसाब से आप देखें तो हाँ, और वो काफी खुश हैं कि हमारी सरकार है, और हम मतलब पहली बार हुआ है ऐसा, एक हिंदू पार्टी अपने बहुमत से सरकार बनी। इस बार जाकर वो गड़बड़ हुआ है, लेकिन हाँ।
एक सवाल मेरे दिमाग में और आ रहा था इस किताब को पढ़ते हुए कि इसमें बहुत सारे राष्ट्र नायकों को जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र में प्रशासनिक हलकों में बहुत सारा काम किया और जिनका नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है और सामान्य तौर पर कोई इस बात का आभास नहीं कर पाता, कम से कम आज की पीढ़ी तो नहीं कर पाती जी है कि ये लोग इनकी सोच भी कट्टर हिंदूवादी की थी या अ, ये लोग गीता प्रेस को इसलिए सहयोग कर रहे थे जिसका एजेंडा पहले दिन से क्लियर था। जैसे मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल या पश्चिम बंगाल के जो दूसरे नेता हैं जो मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ या गांधी जी की बात कर लीजिए या प्रेमचंद ने भी लिखा। निराला निराला को तो हम नहीं कह सकते कि उनकी सोच ऐसी तो थी मैंने भी कहीं नहीं कहा, मैं और तो आपने भी नहीं कहा। मैंने जो पूरा जो 2 चैप्टर है जिसमें मैं उनके लिखने वालों पे है, तो बहुत बार जो हमारे संपादक भी थी हमारी, उन्होंने भी कहा कितनी लिखने की ज़रूरत है? मैं नहीं है, ज़रूरी नहीं है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि हफ़ीज़ सईद जो हैं मुस्लिम हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर हैं, वो लिखते तो बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। मैं तो सबका लिख रहा हूँ। अगर ये छिपाने की बात होती तो हम बोलते कि नहीं भई प्रेमचंद का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। प्रेमचंद को गोरखपुर में वो जानते थे, वो पीछे पड़ जाते थे और पोद्दार में कमाल का जिसको हर संपादक में वो गुण होना चाहिए कि अगर आपके पीछे पड़ गए तो पड़ गए। वो कोलंबिया में कोई पढ़ा रहा हो, कोई न्यूयॉर्क में पढ़ा रहा हो, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। 30 के दशक, 40 के दशक की, जब ना कोई ईमेल था, ना कुछ था, फ़ोन चिट्ठियाँ लिख कर और एक से स्कॉलर लिख रहे हैं। और एक और चीज़ वो कर रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने डे 1 पहले ही संपादकीय में लिखा था कि हिंदुओं को संघ बल की आवश्यकता है, तो अगर आप देखें बहुत कमाल की चीज़ वो कर रहे हैं कि जैसे कि जो भी गीता प्रेस कह रही है, हिंदू महासभा बहुत सारी चीज़ों पे एग्री नहीं करता है, जैसे मंदिर प्रवेश को लेकर। आर्य समाज का झगड़ा है, लेकिन वहाँ के कल्याण के पन्नों में झगड़ा आपको नहीं दिखेगा। वो कभी भी एक बार हुआ, सिर्फ संपूर्णानंद मुख्यमंत्री थे, सुपर्णा किसी ने लिखा और एक उसका रिजॉइंडर छपा और ये हुआ और उस पे फिर पोद्दार जी ने लिखा कि अब इस पे बहस अब इसके बाद बंद है। तो एक हिंदू जिसको कहते हैं ना सोल स्पोक्स पर्सन, एक भाषा में हिंदुओं के जिसको कहें कि आप स्पोक्स पर्सन को क्या कहते हैं आप लोग हिंदी में? प्रवक्ता। प्रवक्ता। हिंदुओं के एक प्रवक्ता बनने का काम इन्होंने जो शुरू किया था, उसमें था कि हम अंदर की लड़ाई पे नहीं हम ये करेंगे कि यार सामाजिक ये खराब करते हैं और नागा साधु ऐसे हैं और वो वैसे हैं, नहीं। 1-2 बार हुआ भी, कुछ गलत चीज़ें छप गई तो किसी ने बोला अरे आपने कबीर के बारे में ऐसे क्यों लिखा ये वो, तो तुरंत माफ़ी माँगी, कंट्रोवर्सी दबाया और आगे बढ़ गए। तो ये जो आप तो गीता प्रेस का वो कमाल का वो था। रही बात तरह-तरह के लोगों को लिखवाने की, तो वो लिखवाते थे लेकिन वो ये नहीं लिखने देते थे कि सनातन धर्म खराब है। लिखवाते तो थे, अब प्रेमचंद बेचारा क्या करते, बोले यार अब क्या करें, अब कोई पीछे पड़ा हुआ है तो चलो एक कुछ लिख देते। उस तरह सोच में देखें तो हरिऔध उनके करीब थे सोच के, तो हरिऔध ने अच्छे से लिखा। निराला को भी कुछ बोला तो गुस्से हुए, पता नहीं किस चीज़ पे उन्होंने एक लिख दिया निराला ने, बाकी लोगों ने नहीं लिखा। एक सवाल मेरे दिमाग में और आया कि इनकी लोकप्रियता की वजह क्या थी? क्या हमारा भारत अ, हिंदूवादी शुरुआत से था? क्या हिंदुओं के दिमाग में कोई असुरक्षा की भावना थी? आखिर पूरा जब भक्ति आंदोलन की हम बात करते हैं, तो पूरा भक्ति आंदोलन हमारा वो भी जोड़ना चाहता था। वो भी भक्ति भाव से भरा हुआ था, लेकिन वहाँ पे सांप्रदायिकता का कोई तत्व हम नहीं पाते हैं। यहाँ पे ऐसी क्या वजह थी कि हम कट्टरपंथिता की तरफ ज़्यादा जा रहे थे, बल्कि हिंदू धर्म का जो ये पक्ष है, सबको स्वीकार करने की का जो गुण है, जी। वह नहीं था। तो इनकी लोकप्रियता घर-घर में पहुँचने की वजह क्या थी? नहीं, बहुत सही प्रश्न है ये। देखिए, ये शुरू होता है 1920 के दशक में। वो दशक जो है, जिसको कहें सांप्रदायिकतावाद चरम पे है। मुस्लिम सांप्रदायिकता, हिंदू सांप्रदायिकता। कभी यहाँ का अगर आप 1920 के दशक के राइट्स की हिस्ट्री देखें, यूपी में, बिहार में और राजस्थान में, तो चरम पे है। तो वो उस संदर्भ में गीता प्रेस आया है, उस संदर्भ में आरएसएस आया है, उससे पहले हिंदू महासभा पहले से ही है। तो
वो एक तो कॉन्टेक्स्ट हुआ, कॉन्टेक्स्ट में ये है कि हम थे मेजॉरिटी में, हम पे हमला है, पहले मुसलमानों का हमला हुआ, अब अंग्रेजों का हमला है, अंग्रेज हमें लड़ा रहे हैं, नहीं लड़ा रहे, हमें मिलने की जरूरत है। तो एक वो कॉन्टेक्स्ट है। रही लोकप्रियता की बात, लोकप्रियता जो गीता प्रेस की भी बहुत वजहों से, एक तो पहली बार आप देखें, उससे पहले भी लोग करते थे, मतलब अगर आप उससे पहले के चांद देख लें, या उससे पहले के मैंने और भी बहुत जो आते थे, माधुरी वगैरह, साप्ताहिक, मैंने जो जितनी पत्रिकाएं थी, तो कहीं ना कहीं भगवान का जिक्र है उसमें, भगवान के बारे में, लेकिन बड़ा मतलब इसको कहें उस तरीके से। गीता प्रेस जब आती है तो गीता प्रेस का कमाल का इन्वेस्ट, पहली बात तो है कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहा है, ये ट्रस्ट चला रही, तो इसमें व्यवसाय नहीं है, ये व्यवसायियों का एक मिल के ये वो चला रहे हैं, और वो जो भी करते हैं बहुत बहुत अच्छा खर्चा करके और टॉप लोगों को लेकर आ रहे हैं। पहली बात है पॉपुलैरिटी की, एक तो दाम कम है, और अगर आप देखें तो ऑर्डिनरी हिंदू घरों में, सामान्य घरों में, गरीब के घर में, तो एक इसमें बड़ी विडंबना भी है, मैं भी बताता हूँ। अब वो क्या है कि राम कैसे दिखते थे, या सीता कैसी दिखती थी, और शिव कैसे दिखते थे, गणेश कैसे दिखते थे, ये इन्होंने कमाल के आर्टिस्टों को लाना शुरू किया और वो बनाना शुरू किया, वो कैलेंडर, वो पोस्टर, वो उन कल्याण को देखने का एक बहुत बड़ा ये अट्रैक्शन बच्चों में और घरों में था कि यार देखें इस बार क्या, पहला पन्ना ही अगर आप बाएं तरफ का पन्ना देखें तो वो होगा, और हर पन्ने में कुछ ना कुछ होगा, ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग्स होंगी, वीर बालक, वीरांगनाएं, ये वो, तो वो उनको पता था रीडर को अट्रैक्ट क्या करेगा। फिर रही धार्मिक ग्रंथ, हनुमान चालीसा, पता नहीं उस जमाने में तो लगता है अभी अभी भी वो 5 रुपए में बिक रहा है, वो जो गुटका, रामायण गुटका, सुंदर कांड, ये किसी ने नहीं सोचा था कि हम सिर्फ रामायण का सुंदर कांड और अन्य कांड और ये कांड अलग से बेचेंगे। तो ये हर घर में आपको एक्सेसिबल कर दिया भगवान, आपको जहां आप ट्रेन में चल रहे हैं, बस में चल रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने, आप देखें एक बहुत बड़ा चीज उन्होंने किया उस जमाने में, गीता परीक्षा का। गीता परीक्षा का अगर आप सेंटर देखें तो लगेगा कि आप बहुत बड़े किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी की तरह। लोग उसके एग्जाम देते हैं, उसके सेंटर पूरे भारत में, जलगांव में है, बताइए कहाँ, यूपी गोरखपुर, और कहाँ महाराष्ट्र के लोग टेस्ट दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं। फिर गीता बैंक, कुछ नहीं है, घर में वृद्ध महिलाएं, वृद्ध पुरुष हैं, बैठ के लाख बार लिख रहे हैं, भेज रहे हैं। तो ये एक इंगेजमेंट जो था, जिसको कहें बियॉन्ड रीडरशिप, ये नहीं कि हमने एक पत्रिका आती है मेरे घर में, हमने पढ़ी, पत्रिका वाले को मुझसे कोई मतलब नहीं, मुझे ये है कि उसके बियॉन्ड चले गए ये लोग, वो जो इंगेज। और शुरू के सालों में इन्होंने जो, अब तो उसका काफी विकृत रूप हम देखते हैं, ये जो प्रवचन का जो एक है, तो क्या रामायणी थे वो, एक से एक जो प्रचारक, जो प्रवचन देने वाले लोग, राधे श्याम कथा राधे वाचक। श्याम वगैरह, ये सब गीता प्रेस से जुड़े हुए हैं। मैंने काफी वक्त गोरखपुर में बिताया है, और मैं गीता वाटिका में रहता था, उनके गेस्ट हाउस में। कोई सुबह नहीं होगी, मैं वैसे भी सुबह उठने वाला आदमी हूँ बहुत जल्दी, तो 3 बजे सुबह से, कोई भी महीना रहा हो, ठंड के महीने में, गर्मी में, जब सुबह कोई ना कोई पाठ या कुछ नहीं हो रहा, तो वो घर घर पहुंचा। लेकिन विडंबना क्या है, विडंबना है कि आपने भगवान को, सीता को, शिव को सबके घर में पहुंचा दिया। आपने बेचने से पहले किसी की जाति नहीं पूछी, लेकिन आपने कहा कि आप निम्न जाति के हैं तो आप मंदिर में नहीं आ सकते। यह है विडंबना। विडंबना तब है जब आप कहते हैं कि तुम इस जन्म में अच्छा काम करो, और अगले जन्म में, क्योंकि तुम्हारे अंदर कीड़ा है, क्योंकि तुम ये जो कहते हैं साफ करते हो, तुम टॉयलेट साफ करते हो, ये करते हो, ये तक उन्होंने लिखा। तो ये एक अजीब सा, मैंने, आप धर्म का प्रचार कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप उसके प्रवक्ता हो, और आप पूरे एक बड़ी हिंदू धर्म के, हिंदू समाज के एक बड़े इसको बाहर कर रहे हैं, और उसी की लड़ाई है। और वो अभी तक, वो मतलब वो आप कहेंगे नहीं, अब इस समाज में आप कह नहीं सकते कि भाई निम्न जाति को मत लाने दो और ये, लेकिन आप किसी से वहां पे अगर आप बात करें जो, तो आपको लगेगा उनके ट्रस्ट में लिखा हुआ है कि सिर्फ उच्च जाति के लोग ही उस ट्रस्ट में हो सकते हैं। ट्रस्ट का डॉक्यूमेंट है, इट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट, सब मैंने लिखा है। तो ये है विडंबना।
एक सवाल मेरा और है कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा जी। और नाथ संप्रदाय का वहाँ एक केंद्र रहा है। हम्म। ये तीनों के विचार अलग अलग थे हिंदुओं जी को लेके। जी जी। गीता प्रेस इन सब के बीच कैसे संतुलन साध रहा था और किसके सबसे अधिक करीब था? देखिए, गीता प्रेस वहाँ पे तो नाथ संप्रदाय का पुराना, मतलब गीता प्रेस के शुरू होने से पहले से भी नाथ संप्रदाय का वो गढ़ रहा है। और बड़े बहुत जिसको कहेंगे ना, शुरू के दशक में इनका बड़ा अच्छा सामंजस्य था। दिग्विजय नाथ जी लिखते थे, काफी लिखा उन्होंने कल्याण में। शिक्षा को जब लोकसभा के सदस्य थे तब लिखा। और गीता प्रेस की, जो मैंने कहा आपको, एक प्रवक्ता वाला जो रोल लेने की वजह से कभी अटैक नहीं करते। बहुत सारी चीज़ जो उस जमाने के नाथ संप्रदाय जिस तरीके से हम जानते हैं, जो ओरिजिनल नाथ संप्रदाय था, जिसमें तरह तरह मुसलमान भी थे नाथ संप्रदाय में। मतलब निम्न जातियों का कोई वो थे जातियों नहीं। का कोई नहीं था। लेकिन गीता प्रेस ने कभी अटैक नहीं किया, तो इससे एक सामंजस्य था। रहे आरएसएस और हिंदू महासभा की बात, तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को कि अपनी पत्रिकाएं तो हैं, थी, लेकिन वो जिसको कहें साधारण घरों में नहीं जाती थी। साधारण घरों में अपनी बात पहुंचवाने का सबसे अच्छा जरिया हिंदी प्रदेशों में कल्याण था। तो इसीलिए आप देखें कि अगर आप 1946 के गोरखपुर में जो अधिवेशन है हिंदू महासभा का, उसमें जो बातें की गई और लगा कि अब तो मतलब हो ही गया विभाजन और अब जो भी होना है, मतलब नया देश बनेगा, तो जो उनके 12-14 एजेंडा जो पास करते तो कल्याण में छपता है। इस तरह से समय समय पर। और हिंदू कोड बिल के वक्त, और हिंदू कोड बिल में भी आप देखें तो सब मिल के काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि कल्याण रोज चिट्ठियां भेजता है राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को, कितने टेलीग्राम भेजो इसके खिलाफ, और उसको यूज हो रहा है। फिर हम आते हैं जब गो हत्या को लेके, जब पार्लियामेंट में, संसद पे बहुत जबरदस्त अटैक होता है 60 के दशक में, तो उसमें पोदार जी लिख रहे हैं गोलवलकर को कि आपके स्वयंसेवकों ने बड़ा मदद किया, बड़ी उनकी बहुत ज़्यादा उनकी डिसिप्लिन है। और 30 के दशक में जब वो कहीं अपने इलाज कराने बार बार गोलवलकर जाते थे वहाँ केरल में नेचुरोपैथी का, तो वो कहते कि यार अपने केरल आ गया हूँ, बिना कल्याण के काम कैसे चलेगा। और एक किताब बाद में छपी, जो मतलब जिस किताब में ख़त्म ही कर रहा था उस टाइम, तो गोलू गोलवलकर कहते हैं कि यार मैं गोरखपुर आया ही मिलने की, आदमी है कौन हनुमान प्रसाद पोद्दार। तो इनके बड़े अच्छे रिश्ते थे, बहुत अच्छे रिश्ते थे। उनकी बात साधारण घरों में कल्याणी पहुंचा सकता था। सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो कल्याण पढ़ रहा है जो परिवार, कोई जरूरी नहीं ना, मैं तो ये कहूंगा कि 60%, 70%, उससे भी ज्यादा लोग कम्युनल नहीं थे। वो घर में कोई बूढ़ी पढ़ रही है, कोई किसी को बच्चे को अच्छी कहानियां पढ़ानी है इसलिए आ रही है, तो ये सबसे बड़ी खासियत थी। ऑर्डिनरी हिंदू होम्स यही पहुंच सकता था और अभी भी पहुंचता है। एक आखिरी सवाल इस किताब से संबंधित कि जी। ये पुस्तक छपने के बाद गीता प्रेस और हिंदू भारत का निर्माण हिंदी में जब आई, जी अंग्रेजी में चलिए तो ठीक है कि अभी जातीय वर्ग के बीच, पढ़े लिखे लोगों के बीच थी, हिंदी में आई तो सभी के पास पहुंच गई। जी। इस पुस्तक को छपने के बाद गीता प्रेस के जिन लोगों का आपने उल्लेख किया है, जिन उनसे आपके ताल्लुक कैसे रहे? आप तो हाँ, मैं बताता हूँ। तो देखिए कि जब मैंने उनको, एक तो सबसे बड़ी जो, मतलब उनको आश्चर्य होता था कि यार कौन इंटरेस्टेड है गीता प्रेस में, क्यों इंटरेस्टेड है। मैंने बोला मैं ऐसे लिख रहा हूँ, हर चीज़ें आपको पसंद नहीं आएगी, जो आपने किया है वो सब रहेगी किताब में। पोदार जी के बारे में जो है सो है, मतलब कोई चीज, एवरीथिंग इज फुट नोटेड। कोई एक फैक्चुअल इनएक्यूरेसी निकाल के बता दे कि ये नहीं है, वो 4 पन्ना चिपकने, 2 पन्ना 48 के अंक चिपकने को छोड़ के, उसमें भी प्रॉब्लम है उस पर्सपेक्टिव का। तो कुछ नाराज हुए, लेकिन कुछ लोग गोरखपुर में, मतलब सबसे बड़ी बात है कि गीता प्रेस के बहुत सारे जो कर्मचारी हैं, सबने, करीब करीब मैं बहुतों को जानता हूं, क्योंकि मैं साल 1.5 साल लगातार आना जाना, वहीं रहना, चीज़ें देखना। कमिश्नर रिकॉर्ड रूम में मैंने बहुत दिन काम किया, वहाँ पे पुराने रिकॉर्ड्स देख रहा था।
तो और बहुत सारे जो पहले से जुड़े हुए लोग थे गीता प्रेस से, जैसे कि एक बहुत क्लोज आदमी थे, महावीर प्रसाद पोद्दार, शुरू के दिनों में थे। और उनका होता है ना, दो जब स्ट्रांग व्यक्तित्व के लोग एक कमरे में हो तो एक को छोड़ना ही पड़ता है। तो महावीर प्रसाद पोद्दार भी बड़े असर्टिव और बहुत वो थे, तो उनका बना नहीं और वो छोड़ के गीता प्रेस चले गए। तो उनके परिवार के लोग, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि नहीं नहीं बढ़िया है। और एक मतलब कोई ये नहीं है कि जबरदस्ती मैं किसी को ये जो पूरी इतिहास है वो कहने की बात है, आप कहिए। तो हमेशा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई व्यक्ति या संस्थान ये कहे कि हमारे में सब कुछ ठीक है, तो बड़ा बोरिंग इंसान होगा वो। और कोई संस्थान कहे कि आज तक हमने कुछ नहीं किया और हमारा कुछ छुपा हुआ नहीं है, वो भी बड़ा बोरिंग होगा। लेकिन है कि आपने जो शुरू में कहा था कि सच बहुत बार लोगों को ये लगता है, तो लोगों ने किया अटैक, 5 जने ने लिखा, सबने लिखा, ठीक है, ठीक है। किताबें हैं तो कि हम सबसे ये होती है, हम मर जाएंगे, किताबें रहती हैं। अक्षय जी, आपकी दूसरी किताब पर चर्चा से पहले मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि ये जो इतनी शोध परक प्रवृत्ति आपकी है, वह केवल पत्रकार, सभी पत्रकारों में तो इतनी खोजी प्रवृत्ति नहीं होती और खोजी पत्रकार के सामने एक छोटा सा लक्ष्य होता है। आ, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका बचपन कहाँ बीता? और चूंकि आपने बातचीत के दौरान कहा भी कि पत्रिका जो है कल्याण जो है घर में आती थी, जी दादाजी जी जी पढ़ते थे। जी जी। तो अपने बचपन और पढ़ाई लिखाई के बारे में, उस निर्मित के बारे में बताएं जो कि अक्षय मुकुल को इतना बड़ा शोधार्थी लेखक बनाती है। मैं मूलतः बिहार का हूँ, लेकिन पला बढ़ा रांची में, जो अब झारखंड हो गया, बिहार ही था। 2000 में, सन 2000 में झारखंड बना। तो अब मैं पैदा भी रांची में ही हुआ था, तो पढ़ाई लिखाई, स्कूली शिक्षा और जो इंटरमीडिएट तक मैं वहीं पढ़ा। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास की पढ़ाई की। एक पढ़ने लिखने का थोड़ा, जो कहते हैं एक मध्यम वर्ग परिवारों में और कुछ होता नहीं है पढ़ाई लिखाई के अलावा, एक इन्वेस्टमेंट पढ़ाई की होती है, तो अ, वो थी। और तो किताबें बहुत थी हमारे घर में, और पढ़ने लिखने का एक काफ़ी मतलब था कि उसको काफ़ी प्रोत्साहन दिया जाता था कि आपको किताब पढ़नी है कुछ, तो किताब की कोई दिक्कत नहीं होगी, पत्रिकाओं की दिक्कत नहीं होगी। तो उस तरीके से एक वो मतलब बहुत कम उम्र में काफ़ी पत्रिका। और जब हम जो मतलब कहूँगा मैं, 80 के दशक में, 70 मतलब 70 की मेरी पैदाइश है, तो उसके बाद मतलब जब आदमी थोड़ा होश संभालता है, तो हमें कभी एक ना छोटे शहरों में एक कल्चर जिसको कह लें, एक लाइब्रेरी की ना उस ज़माने में काफ़ी अच्छी एक संस्कृति थी। तो रांची में जैसे एक ब्रिटिश लाइब्रेरी होती थी, जो हम बहुत कम उम्र में मतलब मैं छठे सातवें क्लास से वो उस बच्चों को मेंबर बनाते थे, तो हम मेंबर थे, तो वहाँ से किताबें आ गई आपको। फिर एक बिहार सरकार की बड़ी अच्छी लाइब्रेरी थी, जहाँ से मैंने हिंदी की जितने महान लेखक, कवि, सब मैंने उसी लाइब्रेरी से लेकर पढ़ा। और दिनकर हों, अज्ञेय हों, सब जयशंकर प्रसाद हों, निराला हों, सब वहीं से हम, क्योंकि उनके पास हिंदी के ही कलेक्शन थे और हम हिंदी वहीं वहीं से पढ़। और वो एक था माहौल की, कोई भाषा ये नहीं होता, एक जो एक काफ़ी माहौल बन गया और मुझे काफ़ी विचलित करता है। और जिसको मैं कहूँ कि एक पिता होने के नाते मैं अपने आप को काफ़ी मतलब मानता हूँ कि असफल रहा हूँ कि अपने बच्चे को मतलब बेटी को भी हिंदी उतनी पढ़े जितना मैंने पढ़ा था। ये आजकल के एक पूरे शिक्षा पद्धति की, वो आप कह लें, या मेरी खुद की वो असफलता है। तो हमें ये नहीं था कि ये भाषा नहीं पढ़नी और वो भाषा नहीं पढ़नी। तो हिंदी भी हमने काफ़ी जम के पढ़ा, और अंग्रेजी भी पढ़ा, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भी पढ़े, धर्मयुग भी पढ़ा, इलस्ट्रेटेड वीकली भी पढ़ा। तो वो एक माहौल था। और यहाँ भी आए तो दिल्ली में भी उसी माता तरह। पिताजी, परिवार में कौन से लोग ऐसे थे जिनसे आपको लगा कि इनको देख के मेरी रुचि जो है केवल या दोनों सिर्फ? से, माताजी पिताजी दोनों से काफ़ी वो पढ़ने लिखने का एक जनरल काफ़ी माहौल था, बहस चर्चाएं। और वो उस बात की स्वतंत्रता कि आप मतलब डिसएग्री कर सकते हैं,
मतलब ये नहीं है कि पिताजी हैं तो आपको उनकी बात में हाँ में हाँ मिलाना है, या माता जी की बात में हाँ, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि आप, वो मैंने उस किताब में लिखा भी है कि वो, कि मतलब काफ़ी झगड़ा भी हो जाए लेकिन है कि सुबह सब भुला दिया जाएगा, और मुद्दा भी कोई व्यक्तिगत मुद्दा भी नहीं, मुद्दा काफ़ी मतलब कोई या तो सांस्कृतिक होगा या कोई सामाजिक होगा या राजनीतिक होगा, लेकिन हाँ ठीक है, तो उससे एक होता है ना कि दिमाग आदमी का खुलता है। अब आते हैं दूसरी किताब पे जो राइटर, रिबेल, सोल्जर, लवर, द मेनी लाइव्स ऑफ अग्गे। ये अग्गे जी से आपकी मोहब्बत हम्म। कैसे हुई? अज्ञे से मोहब्बत, देखिए अज्ञे मुझे हमेशा से जैसे गीता प्रेस के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां थी, और मतलब जिसको मैंने कुछ कोशिश की है ये करने की, उस तरह अज्ञे के बारे में भी अगर आप देखें हिंदी साहित्य में, खास के जिस दशक की बात हम कर रहे हैं अज्ञे की, 1930 1920 के अंत में, 19 से लेके 1970 तक 80 तक, जब तक इनका देहांत नहीं हो, तो अज्ञे के बारे में सबसे ज्यादा भ्रांतियां हैं, तरह तरह की उनके जीवन को लेकर, उनके नैतिक जीवन को लेकर, उनके साहित्य को लेकर, उनके जो राजनीतिक पहलू रहा, आप जो मिलेगा छूटते ही कह देगा सीआईए के एजेंट थे, तो कोई कह देगा ब्रिटिश एजेंट थे, बड़ा आसान है। और अज्ञे माने कमाल के कवि और लेखक होने के अलावा, मतलब उपन्यासकार, दो ही, तीन में से मुझे उनके दो उपन्यास बहुत पसंद हैं, शेखर और नदी के द्वीप। अपने अपने अदबी मुझे लगता है काफ़ी उनका कमज़ोर उपन्यास है, मतलब तीनों में। तो मुझे लगता है कि ये अकेले हिंदी राइटर हैं उस ज़माने में जो कि एकदम ही अलग बैकग्राउंड से आते हैं। ये इसको कहते हैं मुफस्सिल शहर के नहीं है, कस्बाई नहीं है, ये इनका बैकग्राउंड कह रहा हूँ मैं। ये बहुत बड़े भारत सरकार के एक बहुत बड़े जो पुरातत्व अधिकारी हैं, इनके पिताजी बहुत बड़े स्कॉलर हैं अपने आप में संस्कृत के, और दुनिया घूम माने पूरे देश घूम रहे हैं, पैदा होते हैं खुले मैदान में, कुशीनगर में, वहाँ से पटना, लखनऊ, कश्मीर, मद्रास, इंटरमीडिएट मद्रास में कर रहे हैं, बीएससी करने वहाँ जा रहे हैं, फोर्टमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर। तो वो जो एक इनकी पूरी वो लाइफ है वो बहुत डिफरेंट है, और मुझे हमेशा लगता था कि ये जिसके बारे में ज़्यादा भ्रांति है वो मतलब इंटरेस्टिंग आदमी होगा, और वो काफ़ी मतलब मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकले। और मेन बात तो ये कि मुझे उनकी कविताएं बहुत पसंद है, उनकी मैंने कहा शेखर, अगर आप 16 की उम्र में पढ़ें तो आपको अपनी ज़िंदगी व्यर्थ लगने लगेगी कि यार मैंने क्या किया अपनी ज़िंदगी के साथ, इसको देखो क्या किया इसने ज़िंदगी के साथ, मतलब। और वो पहला उपन्यास है जो मतलब बहुत कम उम्र में आपको झकझोरता है। अब मैं अगर 50 के ऊपर का मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, नदी के द्वीप में ज़्यादा दम है। तो अब मेरा वो बदल गया, लेकिन फिर भी 16-17 की उम्र शेखर मैं पढ़ाऊंगा उसी उम्र में, गर्मी की छुट्टियों में पढ़नी शुरू की, और फिर मुझे लगा तो कि मतलब शेखर एक जीवनी से आप जो है अग्गे जी के करीब होते चले गए। हाँ मतलब काफी, मतलब मुझे मुक्तिबोध बहुत पसंद थे, लेकिन है कि एक अज्ञे में जो एक एक अज्ञे का एक रहस्यमयी पना, उनकी उनकी जिंदगी का, उनके साहित्य के बारे में, तो एक जीवनकार को इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, उसमें सब कुछ हो, उस आदमी की जिंदगी में सब कुछ हो। आ, शेखर एक जीवनी के को लेके चलिए इसी से शुरुआत करते हैं, चूँकि आपका पसंदीदा उपन्यास है और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं में सारे ही लोग लगभग जो सुन रहे होंगे जानते होंगे। हिंदी साहित्य की आधुनिक हिंदी साहित्य की एक बहुत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण जी कृतियों में एक है। जी। अ, क्या वाक़ई वो अज्ञे की जीवनी है? हाँ, बहुत हद तक, बहुत यहाँ तक मैंने लिखा भी है इस किताब में कि जब ये इनके मैन्युस्क्रिप्ट ये लिख रहे थे, उसमें आप देखें जो कैरेक्टर है, जो उनकी बहन सुधा, का, हाँ, सुधा शायद नाम नहीं है। नहीं नहीं, सुधा नहीं, शशि। शशि। शशि का कैरेक्टर जो है
वो उनकी अपनी बुआ की लड़की पे। और जब उनके भाई, जो छोटे भाई हैं वत्सराज, वो मैन्युस्क्रिप्ट इन्होंने घर में रख लेकर गए होंगे, या इनके पिताजी ने पन्ने पलटे होंगे, और वत्सराज कहते कि उन्होंने पढ़ा और वो पागल हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने माँ बाप के बारे में भी लिख रहे हैं। तो किसी बाप को अपने बारे में, जो मैं अपने बच्चे के साथ कर रहा हूँ, और कल को बच्चा उस उपन्यास में हूबहू बहू उतार दे, तो किसी को पसंद नहीं आएगा। और हीरानंद काफी नाराज हैं, इनके पिताजी। तो ये बहुत हद तक है। लेकिन इससे भी ज्यादा क्लोज, जिसको कहें, उनकी जीवनी पे, वो नदी के द्वीप में भी यही है। अम, क्या यह घटना वाकई घटी थी जो जिससे शुरुआत होती है शेखर एक जीवनी की, कि वो पुलिस वाला लाहौर के चौराहे पे पकड़ लेता है और ले जाता है जेल में, और फिर लगता है कि मैं क्या पता मैं सुबह देख पाऊंगा या नहीं, वो ऐसी थोड़ा सब भीम। थोड़ा ड्रामा उसमें देखिए। दो उसके ना, जो पहला जो वो है ना, उसमें अगर आप उनके मैन्युस्क्रिप्ट जी देखें, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, तो जी जी। उन्होंने चेंज किया है अच्छा। उसमें थोड़ा। हम्म, उसमें जो डॉक्टर का रोल है, जो आता है फांसी में, वो जो लग रहा है उनको, तो वो तो चलिए साहित्यकार हैं, तो उसको थोड़ा मतलब विजुअलाइज। एलिमा विजुअलाइज कर रहे हैं, सेंस ऑफ ड्रामा और ये। लेकिन जो एक शेखर के जीवन की जो एक व्यर्थता है, जो शेखर को लग रहा है कि यार मतलब, तो काफी हद अज्ञे की जीवनी है वो, काफी हद तक और कैरेक्टर्स वो बहुत क्लोजली लेकर आ रहे हैं। उनकी जो कजन है, उनसे उनसे उनका काफी रिश्ता था, मतलब रिश्ता। और बार बार आप देखें, जो इनकी पहली पत्नी संतोष, जिन्होंने बाद में बलराज साहनी से शादी की, वो कहती कि यार मतलब नहीं हो सकता, 3 लोग नहीं रह सकते एक घर में, और हम या तो कोशिश करते हैं। संतोष तो यहाँ तक कहती कि चलो हम कोशिश करते हैं हम तीनों से रहने की। जो उनकी वो प्रेमिका है कृपा सेन, वो कहती कि यार ये कैसे हो सकता है बॉस, तुम्हारे जब तक ये भूत नहीं उतरेगा ना उनका, तब तक हम नहीं रह सकते खुश। ये हमारी तो शुरुआत सबसे आखिरी से हुई आगे प्रेमी से। अच्छा। आगे के जीवन में प्रेम जो है वह किस रूप में दूसरे किशोरों से अलग आता है, या उनकी लोकप्रियता की एक वजह यह भी है कि जिस तरह से गुनाहों का देवता की हम बात करते हैं कि शुरुआत में जो लोग प्रेम करते हैं या किशोर वय में पहुंचते हैं उनको लगता है। आगे का जीवन भी इससे इतर शेखर एक जीवनी में भी संभवतः ऐसी ही बात है, थोड़ा चूंकि उसका बौद्धिक धरातल काफी घना है और वो एक परिष्कृत साहित्यिक कृति के समान है, चूंकि उसमें दार्शनिकता के तत्व बहुत ज्यादा है। आप क्या पाते हैं कि बतौर प्रेमी अज्ञेय जीवन के आखिरी क्षणों तक उस प्रेम को पा सके जिसकी तलाश उन्होंने शुरुआत में की थी, या जिसको पाने की तलाश में लगातार वह शेखर जो बचपन में तमाम विस्मृतियों के साथ और घटनाओं के साथ भाग रहा है, जी जी। वह आखिरी तक पा सका? देखिए, ये बहुत गहरा प्रश्न है। ये मैंने बहुत लोगों से पूछा, और एक काफ़ी बड़े, जिसको कहें मनो विश्लेषक है, उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम जिबरी लिख रहे हो, जिबरी लिखने का काम करो। हाँ, मतलब ये ना, तुम पाठक पे छोड़ दो, तुम उनका जिसको कहते हैं मनोविश्लेषण मत करो। बहुत मुझे जो लगता है, और बहुत लोग मानते हैं, कि उनके माँ के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे अज्ञे के। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जब माँ का देहांत होता है, जेल से छूटे हैं, और ये इनको लाहौर से कभी कोई डलहौजी जाने दिया जाता है, और ये चिट्ठी लिखते हैं उनको, जैनेंद्र को। और चिट्ठी के अंत के शायद दूसरे तीसरे लास्ट के पैराग्राफ में लिखते हैं कि माँ का देहांत हो गया और मैं गया था। और जैनेंद्र को लगता है कि क्या आदमी है ये, माँ का देहांत हो गया, बड़ा कैजुअली और बड़े मतलब मैटर ऑफ फैक्ट वे से बात कर रहा है। और वो कहते हैं कि माँ बहुत मारती थी। और मैं जो समझ सकता, किसी महिला को अगर 10 बच्चे हों, 10 बच्चे हैं, और ये 10 बच्चे जो जीवित हैं, 2-4, जो उस ज़माने में काफ़ी चलन था कि 2-4 बच्चे, उसकी उसी वक्त लोगों की मौत हो जाते थे बच्चों के।
और तो ये काफ़ी फ़ादर पिताजी से अपने बहुत करीब है। तो ये मेबी एक मदर फ़िगर की तलाश है एक। कहीं-कहीं बहुत लोग कहते हैं बहुत एक्सट्रैक्टिव है ये। इनकी जितनी महिलाएँ हैं, इनकी जो प्रेमिकाएँ हैं या पत्नी हैं, वो सब बहुत अच्छा कर रही हैं और सबने इनको इनको जो मना है करने दिया है। अपने करियर, अपने सब कुछ, अपनी ज़िंदगी को पीछे रखकर। अगर आप संतोष को देखें, तो संतोष सब कुछ शादी के थोड़े दिन बाद कह रही कि वो देखती हैं कि उनकी शादी की अंगूठी उनकी बहन ने पहन रखा है। कोई भी कोई नवविवाहिता देखेगी कहेगी ये क्या हो रहा है? फिर भी वो कहते हैं मुझे ना प्रेस ये करना है, तो बोलती है मैं अपनी ज्वेलरी दे देती हूँ, अपने पैसे दे देती हूँ। यही चीज़ कृपा सेन करती है। हालाँकि कृपा सेन खुद भी बहुत ज़्यादा उनको मतलब बहुत संभ्रांत महिला हैं वो, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है ज़्यादा। कपिला कपिला कमाल की डांसर हैं, अपने ज़माने की उस ज़माने में मिशिगन गईं, पीएचडी उन्होंने बनारस से उनका डांस पे उनका बहुत बड़ा पीएचडी है और वो कुछ भी कर सकती थी। बहुत ट्रेन्ड जिसको कहते हैं नृत्यांगना थी वो। लेकिन वो सब कुछ पीछे छोड़कर वो आगे को आगे करके चला रही है ज़िंदगी। तो हमें नहीं पता कि वो प्रेम का तलाश था या वो क्या और उसके बाद ईला आती हैं। ईला उनसे 30 साल से भी ज़्यादा उम्र में छोटी हैं। और क्या है अज्ञे में मुझे नहीं पता, मैं तो कभी मिला नहीं। मैं ऐसे लोगों बहुत महिलाओं का मैंने इंटरव्यू किया कि क्या था उनमें और तो सोचिए 87 में इनका देहांत होता है, 86 में ईला लिख रही जिसका मैंने ज़िक्र किया है इस पुस्तक में। वो वो कह रही कि मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दो, तुम बोलोगे तो मैं चुप रहूँगी। ये क्या व्यक्तित्व है! अच्छा, जो जितनी महिलाओं से मैं मिला हूँ, जो इनको जानती थी अच्छे से, जो मिली और काफ़ी जिनके कुछ न कुछ मतलब मिलना-जुलना, साहित्यिक चर्चाएँ, तो सब कहती कि कुछ तो था इनमें। मुझे नहीं पता क्या था, वो प्रेम का की तलाश थी या एक माँ स्वरूप महिला की तलाश थी, नहीं पता मुझे। लेकिन हाँ, प्रेमी जीव थे ये। तो आगे के जीवन को इस किताब में आपने जो वर्गीकरण किया है वो वर्ष के हिसाब से किया है। हाँ, तो आगे के शुरुआती जीवन, उनका जो विद्रोही स्वरूप है, जी, जी, बतौर लेखक जो उनकी स्थापना है, जी, और बतौर सैनिक जी। जो जेल का उनका हुँ, कालखंड है और हुँ। क्रांतिकारियों के साथ जी, जी, उनके जी। हर तरह के ताल्लुक थे। हम ये पाते हैं कि अज्ञेय स्वतंत्रता पूर्व और अज्ञेय स्वतंत्रता के पश्चात, हुँ, और फिर उनका जो संपादक और फिर उनकी लोकप्रियता का जो हुँ, अज्ञेय निश्चित रूप से समय के साथ-साथ बेहद लोकप्रिय होते जाते हैं, हुँ, और फिर देश भर में ये यात्राएँ भी करते हुँ, हैं और हुँ, लेखकों को लेके हुँ, जाते हैं। हुँ, वो हुँ, एक हुँ, इनकी हुँ, ज़िंदगी का एक पहलू है। हुँ। और हम लोग छोटे थे, मुझे याद है कि पेड़ पर इन्होंने एक घर बनाने हाँ, की। यहीं पे है वो, अब तो ख़ैर अब नहीं रहा वो है, जी। कैवेंटर्स लेन तो में, दिल्ली में। हाँ, मैं चाहूँगा कि इनके हर पहलू पे, हालाँकि जो लोग हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मेरी यह इच्छा है कि आप, अगर अंग्रेज़ी आपको आती है तो इस पुस्तक को खरीद कर ज़रूर पढ़ें, राइटर रिबेल सोल्जर लवर। और ये हमारे समय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्यकार के जीवन के हर पहलू के बारे में आपको बताएगी। अज्ञेय को जो लोग भी जानते हैं वो निश्चित रूप से अज्ञेय हमारे लिए तो एक मिथ की तरह से। उनका जो व्यक्तित्व था वो देखने में इतने सुंदर थे कि जैसा अभी हम लोगों ने बातचीत के दौरान भी अक्षय जी ने भी इस बात को कहा कि जो भी जितनी भी महिलाओं से बात की उन सब ने कहा कि उनके अंदर कुछ तो ज़रूर था। और एक 30 साल छोटी प्रेमिका भी ये कहने को तैयार है कि मेरी गलती है, तुम उसको माफ़ कर दो। हुँ, जबकि सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है। मैं दूसरे बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं नहीं देना चाहता। हमारे पौराणिक आख्यानों से अगर उदाहरण देखेंगे तो आप पाएँगे कि जो छोटी पत्नी भी है तो वो बहुत ज़्यादा अधिकार रखती है अपने पति पर, और वो यहाँ तक उसका गुलाम होता है कि उसके सामने कुछ न पुत्र होता है, न राज्य होता है। हज़ारों उदाहरण हैं हमारे सामने, लेकिन अज्ञेय इसके अपवाद थे। तो मैं भी चाहूँगा कि ये जो अज्ञेय के जीवन के जो अलग-अलग पहलू हैं, जिन पर आपने ये किताब जी, लिखी, संक्षेप में कुछ-कुछ जी। बातें बताएँ। तो उनके बचपन
से मैं शुरू करूँगा। बचपन उनका जो है वो जैसे मैंने बताया एक खुले मैदान में पिताजी वो बहुत बड़ा वहाँ पे काम कर रहे थे कुशीनगर में, और वो उसके बारे में काफ़ी जी। डिटेल में मैंने उस एक्सकवेशन के बारे में लिखा है। तो वहाँ पैदा हुए, फिर घूमते हुए बहुत जगह जगह पिताजी की नौकरी ले गई, वहाँ गए। और कम उम्र में जो इनके साथ वो हुआ कि इसको होम स्कूलिंग कहते हैं, घर में इनकी पढ़ाई हुई। और घर में इनकी पढ़ाई करने में जो अलग अलग भाषाओं के विद्वान आते थे इनको पढ़ाने, संस्कृत और पर्शियन और अंग्रेजी, और उसके अलावा पिताजी की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका जो इनका इनके बनने में बहुत बड़ा योगदान इनके पिताजी की लाइब्रेरी। और तरह तरह के लोगों के घर में आना जाना, कभी कोई पुरातत्ववेता आ रहे हैं, कभी कोई स्कॉलर आ रहे हैं, और ये पिताजी के साथ घूमना, तरह तरह के जो जब आर्कियोलॉजी जब वो जा रहे हैं खुदाई के लिए तो उनको लेके जाते थे। ये उनके बड़े जिसको कहते हैं कि सबसे पसंदीदा बेटे थे, उनके बच्चे थे, तो इनको लेकर भी जाते थे। तो उस तरह के माहौल में पल बढ़ रहे हैं, जो मैं कह रहा था कि इनकी ये कस्बाई नहीं है, और इनकी सोच जिसको कहते हैं एक अंग्रेजी में एक इनका एक सिविलाइजेशनल इंटरप्राइज है अज्ञे का। तो इससे अज्ञे बनते हैं, उसके बाद वो मद्रास चले जाते हैं जहाँ वो एकदम ही अलग माहौल है। वहाँ पे अगर आप देखें तो ब्राह्मण हॉस्टल छोड़ के वो नॉन ब्राह्मण हॉस्टल में रहने लगते हैं, काफ़ी हंगामा होता है, ये और इनके भाई। वहाँ पे टैगोर सोसाइटी चलाते हैं, जीतते हैं, मतलब डिबेट ये वो, मतलब काफ़ी जिसको कहें हर तरीके से लाहौर में भी यही चलता है इनका। तो इस तरह, और उसके बाद वहाँ रिवॉल्यूशनरी बना, इनको बनना था असल में। अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि इनकी इनका एक लेख है कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट पे हिंदी में। मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदी में अगर किसी को साइंस पे लिखना हो ना, तो ये है, इस तरह से लिखे जाना चाहिए। वो कमाल कैसे, और ये इनके सबसे जिसको पसंदीदा शिष्य थे ये प्रोफेसर बेनार्ड के, और ये चाहते थे फिजिक्स पढ़ना, बीमार पड़ गए, थर्ड डिवीजन आया बीएससी में। होता है कि साहित्य में आना था, फिर एमए अंग्रेजी में ले लिया एडमिशन। तो ये उस तरह के एक्सपेरिमेंट में आप देखो उनको बेनार्ड लेके जाते हैं वहाँ पे कश्मीर में अंदर, भयानक ठंड में। और उनकी बेनार्ड की वाइफ में जो इनको माँ की तरह मानती, इनको बच्चे की बेटे की तरह मानती थी, मिरियम बेनार्ड, वो कहती कि तुम जाओ इनका थोड़ा ख्याल रखना, और साइंस और ये। तो इनको बनना और लेकिन ये कि दुनिया भर का लिटरेचर, आप अगर 15-16 साल की उनकी राइटिंग्स देखें, जो वो एक बंद कमरे में मद्रास में अकेले रह रहे हैं हॉस्टल में, आपको लगेगा कि ये आदमी कितना पढ़ लिया है 16 साल में। जब ये जेल जाते हैं 19-20 साल की उम्र में, तो ये जैनेन्द्र को बता रहे, मैंने एक लिस्ट बना के देते हैं कि ये रशियन राइटर्स आप पढ़ लीजिए। तो मुझे लगता है ये आदमी पढ़ लिया अभी ऑलरेडी। यहाँ तक कह रहे हैं ये ना, दिल्ली में ये मारवाड़ी पुस्तकालय में ये मिलेगी, ये किताब दुकान, और वहाँ पे भी जेल में भी ये लगातार जो पैसे मिलते हैं काम करने के, जो जेल में अलाउंस, उससे ये मैगजीन खरीद रहे हैं। और यहाँ तक कह रहे हैं उनको 1000 रुपये नहीं, अपने वो बनारसी दास चतुर्वेदी को, कि ना मुझे, मैं लेख लिखूंगा तो उसके बदले में ना मुझे फ्री का ठीक है। मैगजीन दे। तो इस तरह की भूख, तो वो पूरा तभी तो जेल में बैठ के अंग्रेजी में लिख रहे हैं। वो शेखर का पहला ड्राफ्ट जो है ऑलमोस्ट अंग्रेजी में, और वो सब कुछ पढ़ चुका आदमी 20-22 की उम्र में। एक अजीब सी जिसको कहते हैं ना कि भूख है, और पढ़ो और पढ़ो। तो इस तरह, और ये हर तरह की भाषा पढ़ो, ट्रांसलेशन पढ़ो। आप देखेंगे बहुत कम उम्र में ये ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। ट्रांसलेशन को लेके जितना काम अज्ञे का शुरू से रहा, और सबको लेके, तो इस तरह से अज्ञे का जो है, मैंने 25 साल उसके बाद जब ये आते हैं, तो अब है कि अपने आप को ना कहीं स्टैब्लिश करना है। जब ये जेल से छूटते हैं 3 साल उनको लाहौर रहना पड़ता है, फाइनली आगरा आते हैं, जब वो सैनिक का संपादन तो वैसे पालीवाल जी का कर रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस के नेता हैं तो ज़्यादा टाइम घूमते रहते हैं, तो चला यही रहे। और वहाँ पे देखिए इनके संपादन में एम एन रॉय से लिखवा रहे हिंदी में, हिंदी में वो ट्रांसलेट हुआ होगा। एम एन रॉय से मिलते हैं वहाँ पे, दुनिया भर के, प्रेमचंद का एक बड़ा लंबा इंटरव्यू है जो उन्होंने एक बार बनारसी दास चतुर्वेदी को दिया था, प्रेमचंद को लास्ट इंटरव्यू, जिसमें उनसे पूछा जाता है कि हिंदी के कौन से ऐसे लेखक हैं जिनको आगे देखा जाए, उसमें इनका नाम भी लेते हैं प्रेमचंद।
और वहाँ जा उसके बाद वो कलकत्ता जाते हैं तो बहुत कम लोग ये गलत माने इस तरह की जुर्रत करेंगे। इनसे वहाँ के पत्रिका जो है विश्व भारती पत्रिका अंग्रेजी में, वहाँ के संपादक कहते हैं कि तुम ना एक हिंदी साहित्य पे एक लेख लिखो, कि क्या हाल है, पूरे ओवरऑल हिंदी साहित्य पे ऐसे लिखो। और ये 25-26 साल का आदमी जो कुछ छपा भी नहीं है अभी तक, वो पूरी हिंदी साहित्य की तहस-नहस कर देते। वो सबको गाली देते हैं, एक दो को छोड़कर बोले महादेवी वर्मा ठीक है, मैत्री शरण ठीक है, सियाराम शरण ठीक है, और निराला निराला कहते हैं कि निराला के बारे में क्या बात करें, वो आदमी तो मर चुका है। और तो इस तरह की जुर्रत करना और फिर विशाल भारत चलाना अच्छे से, विशाल भारत में लेके काफ़ी हंगामा अपने मालिक से लड़ जाना, तो ये एक इस तरह का ये। और सोचिए 26-27 तक एक जिसको कहते हैं इनके बारे में मिथक जो आप कह रहे थे वो बन चुका है, ये आदमी जेल होके आया है। प्रेमचंद ने इसके बारे में ये लिखा है, अमर वल्लरी छपी इनकी जेल से ही, तभी अज्ञे नाम भी आया, प्रेमचंद का ही दिया हुआ है, कहा था ज्ञानेंद्र ने, वही नाम डाल दिया प्रेमचंद ने। तो बहुत कम राइटर्स इतना 30 की उम्र आते आते तक इतना बड़ा एक संसार बन जाता है। और उसके बाद जो फिर होता है शेखर आता है और तार सप्तक, और उसके बाद तो फिर, लेकिन वो वही है कि फिर आप देखें 40 के 47 के बाद भी मतलब ये लिख रहे हैं और मतलब नदी के द्वीप आता है सब कुछ। लेकिन वो अज्ञे का जो 12-13 साल जो है 42 से लेके 52, 41 से लेके 52-53 का, वो उनका गोल्डन पीरियड है, जिसमें तार सप्तक आया, शेखर आया और अंत होता है नदी के द्वीप से। तो ये, और उसके बाद में मसीहा हो जाते हैं, और जो हर मसीहा के साथ होता है कि मसीहा अपने को चारों तरफ बड़े सामान्य और निम्न साहित्यकारों से, इन लोगों से घिर लेते हैं। अगर आप कभी वो जो हिंदी के बहुत बड़े राइटर थे, बड़ी कम उम्र में डेथ हो गई उनके, अगर आप डायरी पढ़ें तो वो कहते हैं कि यार ये क्या आदमी, ये 2-2 घंटे बैठता हूँ इसके साथ एक शब्द बोलता है। रंगे राघव। नो, रंगे राघव नहीं, वो इनके वो थे वो क्या हो गया, नामवर जी ने उस डायरी को वो किया हुआ है, संपादन किया हुआ है। वो उनके बहुत कम उम्र में उनका डेथ हो गया। वो उनके बड़े रमेश चंद्र शाह के दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, और शमशेर के भी बहुत क्लोज थे वो। मलेज मलेज की डायरी आप पढ़ें तो मलेज कमाल का टैलेंटेड राइटर है, और मलेज कोई सब पसंद नहीं है इस तरह का। तो 60 के दशक और 70 के दशक में और, लेकिन एक अज्ञे का एक बहुत बड़ा जो बहुत कम बात किया थी संपादक के तौर पे, जो दिनमान जो कर गया उस वक्त, वो दिनमान उस तरह के, मुझे लगता है अंग्रेजी में और हिंदी में उसके बाद कोई उस तरह की राजनीतिक पत्रिका नहीं बनी। वो जो बाद में तो खुद ही आज्ञा कहने लगे कि परिचय बनाम, वो मजाक करने लग गए रघुवीर साहे के संपादन को लेके। तो आज्ञा के बहुत रूप थे, ट्रैवलॉग लिखना, तरह तरह का, जिसको कहते हैं ना अजीब अजीब तरह तरह की चीजें कर रहे थे। और बाद में तो फिर 80 के दशक में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे अज्ञे जी की जब हम चर्चा करते हैं तो अगर मैं ये पूछूं कि आपने उनकी जीवनी पे इतना बड़ा काम किया है, अज्ञे बड़े कवि हैं या बड़े कथाकार? ये मुश्किल है, मतलब हर आदमी का अलग अलग मतलब अपना ये होगा। मुझे उम्र के साथ मुझे उनकी कविताएं, शुरू की कविताएं 50 के दशक 60 के दशक की भी कविताएं, बाद में भी है कुछ, तो कविताएं मुझे उनकी बहुत पसंद है। और जहाँ जो मैंने कहा पहले कि अब मुझे नदी के द्वीप, मैं भी बहुत लोगों को कहता हूँ कि इसको अच्छे से ट्रांसलेट करूँ। उन्होंने जो खुद, वो ट्रांसलेशन बहुत ख़राब था, अज्ञे ने खुद किया था वो बहुत ख़राब ट्रांसलेशन है। कोई भी अभी अच्छा, मैं बहुत ट्रांसलेटर मित्रों को कहता हूँ कि अज्ञे जी होते तो आपको पीटते जरूर, नहीं, क्योंकि अज्ञे जी के बारे में एक उनके बारे में तो कहानियों की कमी नहीं है। हाँ, तो एक बार वो संपादकीय कुछ लिखा था उन्होंने, तो किसी को पढ़ने को दिया, तो उन्होंने ये दावा किया था कि मैंने जो लिखा है इसमें शायद तुम कामा और फुल स्टॉप भी नहीं रख सकते। मतलब इतनी परफेक्ट कॉपी लिखने का उनका दावा था।
और जैसे कविताओं को लेके उनके जो प्रयोग थे, छड़िकाएँ, मुझे याद है कि मुझे अभी तक दिमाग में है, कोहरे में नम घना एक तारा भूज सा, बहुत सताती है यक्षिणी की याद बिरहड़ी। सिर्फ़ इतने में कविता खत्म हो जाती है। तो निश्चित रूप से आपने जो कहा कि अ, उनके अलग-अलग लोगों को अलग-अलग उनका जी, वो पसंद और आएगा। कविताओं में भी बहुत मतलब मुझे अच्छा लगता है कि किसी एक राइटर को लेकर 100 लोगों को 100 चीज़ें पसंद है, होना चाहिए मतलब ठीक है इसमें। ये किताब कितने दिन में बनी और अगला आपका प्रोजेक्ट क्या है? ये किताब बनी 2016 में ऐसे ही बैठे-बैठे मतलब मैं किसी और चीज़ पे काम कर रहा था। शुरू कर दिया था काम करना, फिर बैठे-बैठे जो ईला जी की जो छोटी बहन है वसुधा जी जो कोलंबिया में वहाँ पढ़ाती थी अमेरिका में, तो उनसे मैं ऐसे ही बैठ के बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि कोई आगे की जीवनी क्यों नहीं लिखता है? और कुछ ढंग की बायोग्राफी, क्योंकि बायोग्राफी जो एक एक लिखने में हिंदी में मैं देखा हूँ काफ़ी जो लेखक होता है वो अपने आप को अपने जिसको कहते हैं सब्जेक्ट के बीच में खुद को डाल देता है। जब मैं उनसे मिला था, जब मैंने उनके खाना खाया था, जब वो मेरे साथ सैर पे गए थे, तो वो आदमी कहीं न कहीं गायब हो जाता है। तो एक प्रॉपर जो बायोग्राफी लिखने की जो विधा है उस हिसाब से, तो उन्होंने बोले तुम्हें लिखना है तो तुम बोलो। तो मैं बोला इनके पेपर्स कहाँ हैं? तो बोले मैं करती हूँ कुछ। और फिर उन्होंने थानवी जी से बात की और फिर थानवी जी का बहुत बड़ा योगदान है इस किताब को बनने में। उन्होंने फिर उन जो वत्सल निधि जो आगे बना कर गए थे उनके कस्टडी में थे पेपर्स, तो उन्होंने फिर बोला कि आप देखिए इसको 20 बक्स है, तो उसी में मुझे काफ़ी 1.5 साल लग गया उसको खंगालने में और उसको मतलब होता है ना कि कागजें इधर उधर पड़ी हुई थी। फिर बैठ के लिखने में मैं थोड़ा स्लो राइटर हूँ, फिर कोविड हो गया, फिर कुछ आर्काइव के काम से मैं अमेरिका चला गया, गेट से रिलेटेड शिकागो में थे कुछ आर्काइव की चीज़ें, कुछ स्टैनफोर्ड में थी, इनके रिलेटेड लोगों के, तो उनका काफ़ी वर्णन है इसमें। तो ये कर करा के 2022 में के अगस्त में किताब आई है। एक सवाल मेरा ये है कि क्या हिंदी जगत ने अज्ञे के साथ न्याय किया? मुझे नहीं लगता है मतलब जिसको मैं कहता हूँ कि हिंदी जगत एकदम विभाजन है बीच से, जो आज्ञा को चाहने वाले और नहीं चाहने वालों में। जो आज्ञा के चाहने वाले हैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं सुनना चाहते। वही जो राजनीति का माहौल है आजकल देश में, जो उनको पसंद नहीं करते हैं, वो उनके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सुनना चाहते। और बहुत कम हिंदी का राइटर हैं जिसमें इस तरह के का इमोशन पैदा तो अज्ञा उनमें से एक है। नहीं तो जैसे दिनकर के बारे में बात करेंगे तो बहुत कम आदमी बोलेगा यार मुझे ना दिनकर का सुनना ही नहीं है, दिनकर ये थे, दिनकर वो थे। दिनकर के बारे में बात होगी कि नहीं, अच्छे कवि थे, बाद में ये हो गया, वो हो गया, वो उत्तेजित नहीं होगा। अज्ञे उत्तेजना का विषय बन जाता है। एक एक तो सवाल और मेरा है कि कार सप्तक जैसा कोई संपादन हुँ, संपादित कोई कृति या कोई ऐसा अभियान हिंदी जगत में बाद में क्यों नहीं चला? और अज्ञे जी के जीवन काल में मुझे लगता है कि तार सप्तक में जिन कवियों को स्थान मिला, वो कवि के रूप में स्थापित हो गए। सब सब किस तो क्या वजह थी कि बाद के दिनों में लिखा नहीं गया या कोई ऐसा संपादक नहीं ऐसा आया? संपादक नहीं मिला और ये एक बहुत बड़ा जिसको मैं कहूँ हिंदी जगत का दुर्भाग्य है एक कि और वो अज्ञे भी उस जो आपने कहा कि इनके साथ कैसा कि हिंदी तो अज्ञे बाद में कहते हैं कि यार मुझे तो हिंदी वाले अपना भी नहीं समझते, अब तो मेरी किताबों का की विवेचना भी नहीं छापते, उन्होंने मुझे कभी अपना नहीं समझा। तो ये एक हिंदी जगत की एक अजीब सी दुर्वा कि कोई उस अज्ञे का शुरू से रहा है ये जो मैं सिविलाइजेशनल एंटरप्राइज कहता हूँ ना कि हम एक कॉम्यून बनाएंगे, हम राइटर बनकर प्रतीक जब इलाहाबाद में शुरू होता है तो एक बिल्डिंग में नेमीचंद जैन, अज्ञे, बाद में उपेंद्र नाथ अस्क भी आके रह रहे हैं उसी में एक भाग में उस घर के श्रीपत राय, ये सब रह रहे हैं। तो ये हमेशा से इनका है कि एक लार्जर लेवल मरते-मरते लास्ट का भी आप देखें अगर दशक देखें तो उसमें भी ये साहित्यकारों को लेके भ्रमण कर रहे हैं। उसके बाद कोई आया नहीं, फिर वो एक बहुत अलग-अलग टुकड़ों में बँटा हुआ है और जब मैं गए लिखने के चक्कर में जब मैं हिंदी जगत में घुसा और तो पहला प्रश्न यही था कि आप कौन होते हैं लिखने वाले? आप तो हिंदी जगत के हैं ही नहीं।
फिर दूसरा प्रश्न है कि आप हिंदी जगत के, तो अंग्रेजी में हिंदी साहित्यकार की क्यों जीवनी लिखी जा रही है, क्यों नहीं? फिर तो मार्क्वेज हम पढ़ ही नहीं पाते ना, अगर वो अंग्रेजी में नहीं होते तो हम मार्क्वेज नहीं पढ़ पाते, या एक से एक नेरुदा नहीं पढ़ पाते। तो इनको हिंदी में बांध रख के रखने की क्या जरूरत, सब और लोगों की है। मैं तो चाहता हूँ और लोगों की जीवनियाँ, हमारे दोस्त ने निर्मल की जीवनी लिखी, दूसरे तरीके की जीवनी है वो, विनीत गिल ने। तो लोगों को, और भी मैं तो बहुत लोगों को कहता हूँ, उपेंद्र नाथ अस के 80 बक से उनके निजी कागजात पड़े हुए हैं, कोई जाए 2 साल बैठ के वहाँ कागजात देखे और लिखे जीवनी। उपेंद्र नाथ अस की जीवनी सबको जाननी चाहिए। तो अक्षय जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगला प्रोजेक्ट क्या है? सिर्फ़ ये आखिरी सवाल पर हम इसको ख़त्म करेंगे अगला अब, प्रोजेक्ट वो क्योंकि आप जयप्रकाश जब नारायण जी की जीवनी है। हुँ। हाँ, जो कि जैसे मैंने कहा कि मैं काफी धीमी गति का नहीं, धीमी गति का नहीं, मैं ये आपकी जो ये विविधता है लेखन की, मेरा सवाल उस पर है क्योंकि आपने पहली किताब एक संस्थान पर लिखी, प्रकाशन संस्थान पे, दूसरी किताब आपने एक ऐसे आदमी की जीवनी लिखी जो अपने आप में बहुत लोकप्रिय रहा है। कम से कम अज्ञे जी की जो कृतियाँ हैं, हिंदी समाज और आलोचक चाहे उनको जिस भी रूप में देखें, युवा पीढ़ी उनसे अपने को जोड़ के देखती है। और बहुत सारे प्रयोग उन्होंने हिंदी में किए और हिंदी जगत की, आधुनिक हिंदी की स्थापना में उनका अपना योगदान एक जिस जगह पर है वहाँ उनको हटाया नहीं जा सकता। तो दूसरी किताब आपकी अज्ञेय जैसी महान शख्सियत पर थी। अब तीसरी आपने जो है राजनीति के क्षेत्र का। नहीं, देखिए, एक ना कई एक धागा है तीनों में, मैं बताता हूँ। हुँ, जब मैंने गीता प्रेस लिखा तो बहुत लोग मुझसे पूछने लगे कि यार अज्ञे ने लिखा था कि नहीं। तो अज्ञे के जब मैं कागजात देख रहा था तो मैंने देखा, तो एक दो हैं चिट्ठियां कि कुछ लिख दीजिए, और अज्ञे को वैसे भी जिसको कहते हैं ना, कुख्यात विख्यात थे कि पत्रों का जवाब नहीं देने के चक्कर में नहीं देते थे, तो कभी दिखा नहीं मुझे। तो एक तो ये था कि वो हिंदी साहित्य, हिंदी जगत का एक रूप है, ये हिंदी जगत का दूसरा रूप है। और अज्ञेय और जयप्रकाश नारायण के बड़े करीबी संबंध थे। जब उन्होंने पहला मैगजीन 1973 में एवरी मैन्स वीकली किया तो पहले संपादक इनको बनाया, अंग्रेजी में वो था, और वो इंदिरा गांधी के खिलाफ, और वो तो उस जमाने, और इनके बड़े संबंध थे। इस तस्वीर, इसमें भी उनकी एक तस्वीर भी है जेपी के साथ। तो जेपी पे ऐसे भी था कि जेपी पे एक कॉम्प्रिहेंसिव बायोग्राफी होनी चाहिए, लिखी गई है काफ़ी, लेकिन है कि जेपी पे एक और बायोग्राफी हो सकती है। तो उसमें काफ़ी मुझे वक्त लगा रिसर्च में, तो अभी मैं बस लिखना शुरू किया। चलिए, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएँ और धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि जल्दी जयप्रकाश नारायण जी की जीवनी आए और फिर आप साहित्य तक के स्टूडियो में मैं आपको कष्ट दूँ और हम लोग बात कर सकें। उम्मीद है हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएँ। अगले सप्ताह मैं ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ फिर मिलूँगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।